evolution, मैं तेरे मुक्का मार दूंगी, चैप्टर का नाम है वो। अबे उसमें क्या पढ़ा है? theories सबसे पढ़ी हैं, पहला टॉपिक क्या था? theory of special creation, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले हमने बोला था यूनिवर्स कब ओरिजिनेट हुआ है? 20 billion years ago, 20 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। उसके बाद अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ? 4.5 4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने करी थी कि थ्योरीज ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे थे हम, कि कुछ लोगों ने थ्योरी दी थी कि कैसे धरती बनी, उसके अंदर कैसे मनुष्य बने, है ना। तो सबसे पहले थ्योरी कौन सी पढ़ी हमने? special creation, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है? कीवर्ड क्या था? no evolution, नो एवोल्यूशन। कोई एवोल्यूशन हुआ नहीं है, जो जैसे थे वैसे के वैसे टपके हैं। हरीश ऐसे ही था, ऐसे ही टपका है। लेकिन हमको पता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले प्यारा बच्चा था फिर थोड़ा शैतान होता चला गया, है ना। यो मैम। अरे नहीं, मैं बोला था, ये तो समाज ने मुझे बिगाड़ा है? स्पेशल क्रिएशन डिस्कार्ड हो गई, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस क्या कहती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग आ गए, है ना। थिंग। हाँ, शर्ट वाले एग्जांपल देखिए समझाती है कि ऐसा हुआ। लेकिन इनकी थ्योरी की धज्जियां उड़ाने के लिए कौन से 3 साइंटिस्ट आए थे? Splenzy, Pasteur, Reddy, स्प्लेंजी, पैश्चर एंड रेड्डी। उसमें से हम एक का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जो है पाश्चर। पाश्चर के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? स्वान नेक Swan-Neck एक्सपेरिमेंट। वैन नेक एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने डिस्कार्ड कर दी थी ये थ्योरी, और इन्होंने क्या कहा था कि, क्या कीवर्ड दिया था इन्होंने? लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। हाँ, तो लिविंग से ही लिविंग का जन्म होता है ना। इसी के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे जिसने इन तीनों की रिसर्च के बेसिस पे एक थ्योरी को जन्म दिया था। उन थ्योरी का नाम क्या है? theory of biogenesis, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? Huxley, हक्सले ने, है ना। तो गलती से भी पाश्चर मत लिखा ना नालायक को, है ना। हक्सले जी ने दी थी। फिर उसके बाद सबसे बढ़िया थ्योरी जो आप एक्सेप्ट करते हैं वो किन्होंने दी है? 2 साइंटिस्ट, Operin and Haldane, ऑपरेन एंड हेल्टन। कॉस्मिक थ्योरी मैंने बीच में से स्किप करी है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इनमें से कौन थे जिन्होंने कहा था कि जो पुरानी धरती थी, प्रिमिटिव अर्थ वर्ड कुछ नहीं था, मेरा सूप का बाउल था, गरम गरम सूप जिसमें नूडल्स तैर रहे हैं। किसने दी थी ये थ्योरी? एसएल मिलर। हेल्डन ने दी थी, ठीक है। हेल्डन ने, ऐसे याद रख सकते हैं, हेल्डन ने हेल्ड कर रखा था, होल्ड कर रखा था सूप का बाउल, ठीक है। ओके, सो ऑपरेन और हेल्डन के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशन कैसी थी? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। बढ़िया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है? मैम फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, हाँ, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। लिख देती हूँ, नो फ्री ऑक्सीजन। अच्छा, और कैसा था? हॉट, high temperature, हाई टेम्परेचर। और वाटर वेपर्स। वाटर के वेपर एग्जिस्ट करते थे। कोई एटमॉस्फेयर था? नो एटमॉस्फेयर। no ma'am, कोई गैसेस का मिक्सचर नहीं था, कोई ओजोन लेयर नहीं थी बेटा, ओजोन लेयर नहीं बना देनी है। फिर प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ था। उस सेल लाइक स्ट्रक्चर का नाम protobiont, प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट कैसे दिखते हैं वो थ्योरी दी थी 2 साइंटिस्ट ने। तो उसमें से ऑपरन ने क्या बोला था प्रोटोबायोन्ट कैसे दिखते हैं? क्या नाम था उनका? उन Costerbates, सेल्स जैसे स्ट्रक्चर, कॉइसोइड्स। उन्होंने बस प्रोटोबायोन्ट का स्ट्रक्चर बना दिया था। और हमारे सिडनी फॉक्स ने किसे बोला था? माइक्रोस्फेयर। microsphere, माइक्रोस्फीयर। गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है। अबे जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी का लाइन क्या थी ऑपरन एंड हेल्डन की थ्योरी की? ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। किसने बोला ये? मैम राजकुमारी। शाबाश बेटा, राजकुमारी, राज करोगी। फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। नॉन लिविंग चीजों से, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है। सही बात है, ये इनकी लाइन थी। ये तो थ्योरी थी। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था? Urey and Miller, यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट, है ना। यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट में, यार ये तो तुमने बताया नहीं कि इनके एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैसेस यूज हुई है?
मीथेन, अमोनिया, H2O and CO2. वाटर वेपर्स। वाटर वेपर है, मैंने बोला था डायग्राम में वाटर लिखा है लेकिन थ्योरी में वेपर लिखा है। वेपर बोलियो और H2। टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री। 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस। वोल्टेज कितनी थी? 1700 voltage. यही सही बोल रही है? इतना ही था? यो यो मैम। पक्का? ये मैं देखना। मैम 7500 वोल्ट। हाँ, कुछ गड़बड़ है ना। 7500, 1750 था बेटा, ये है। अब बोलिए, ठीक है। 1750 वोल्ट था। तो जब इन्होंने ऐसा सेटअप किया तो उसके बाद 7500 था। 7500 कंफ्यूज हो जाए ना तो पीछे जाके देख ही लेना चाहिए। क्यों जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड करनी है? रुक जाओ यार, कुछ तो गड़बड़ नंबर बोल रहे हैं, खराब कर रहे हैं। 7500 है। वेरी बैड। 7500 है साक्षी, क्या कर रही हो? 7500 वोल्ट। तो जब उन्होंने ये सेटअप किया तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन में सैंपल निकल के आया, क्या बन के निकल गया था 18 दिन के अंदर? अमीनो एसिड, लाइक ग्लाइसिन, सिंपल अमीनो एसिड। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर सिंपल अमीनो एसिड बन सकता है तो आरएनए भी बन सकता है, नो डाउट। और आरएनए बन सकता है तो लाइफ ओरिजिनेट तो हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ हो गई थी। गुड, तुमको रिकॉल तो है, मैंने पढ़ा, उनको थोड़ा तो पता है। गुड, आगे चलिए। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन आपको बताएगी कैसे इवॉल्व हुआ जाता है। जैसे तुम बैठे हो, बैठे बैठे भी सोचते ही हो ना ये चीज कैसे होगी। तो वहां पे जब साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने भी बैठे बैठे सोचा होगा कि आज हम देख रहे हैं इंसान ऐसे सीधे चल रहे हैं, अपोजिबल थंब है इनके पास, इस तरीके के दिखते हैं, हमेशा से ऐसे दिखते थे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे तो जनता विश्वास नहीं कर रही, तो दिखते कैसे थे? कि जिराफ की नेक कितनी लंबी क्यों है, हाथी इतना गुब्बू गुब्बू क्यों है? कोई तो लॉजिक होगा ना। तो वो लॉजिक को सोचते सोचते डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दे दी। बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यो मैम। थोड़ा लाइट नहीं रहा है, मैंने बैटरी यार कितनी रह गई? 40% है। 40% बैटरी 40 मिनट्स तो चलनी चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? Yes, ma'am. है ना? लेट्स सी, इज्जत रख लेना हमारी, चल जाना तुम। अरे खोलने को नहीं कहा था मैंने। तो ऐसे साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ना कोई इवोल्यूशन तो होती होगी नेचर में, कैसे होती है तो वो आपको बता रहे हैं। देखो, सबने थ्योरी दी। फेमस कौन है थ्योरीज के लिए? डार्विन। डार्विन क्यों फेमस है? ये भेदभाव क्यों? क्योंकि डार्विन ने प्रूफ दिया था। तुम क्या, इन्होंने बोला, सबने थ्योरी दी ऐसे इवोल्यूशन होगा, वैसे इवोल्यूशन होगा, डार्विन ने प्रूफ दिया था। वो डार्विन अपनी वो जो ब्लैक कलर की डक्स थी ना, उनकी बीक को लेकर आए, तो उन्होंने दिखाया था कि देखो इवोल्यूशन हुआ है। मैं बस जब बात नहीं कर रहा थी, उनकी थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेबल थी। लेकिन हम बाकी की थ्योरीज भी पढ़नी है। आपको पेपर कैसे आएगा? बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो पेपर कैसे आएगा आपको? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में जैसे पूछ लेंगे एक्सप्लेन लिमार्किज्म, ये लिमार्क की थ्योरी बताओ, तो आपको लिमार्क की थ्योरी बतानी है। आप कैसे बताओगे? पहले लिमार्क का नाम लिखोगे, आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं वो यहाँ लिखोगे, फिर आप उनके पोस्टुलेट्स लिखोगे। ठीक है, पोस्टुलेट से आप उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो पोस्टुलेट्स करे बिना कोई थ्योरी डन नहीं हुई है। क्लियर? यो यो Yes, मैम। ma'am. तो सबसे पहले थ्योरी लिमार्क की पढ़ते हैं। जीन पेपिस दी लिमार्क इनका नाम था, पूरा का पूरा लिमार्क के नाम से जाने जाते हैं। 1801 में, मतलब इतने पुराने टाइम की बात है ये, है ना, खास कुछ प्रूफ था नहीं। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसी को लिमार्किज्म भी कहते हैं, और उसको हम यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। कि बॉडी का कोई ऑर्गन तुमने ज्यादा यूज कर लिया, जैसे तुम मान लो आइस को बहुत यूज करते हो रोज, तो तुम्हारी आइस डेवलप होती चली जाएगी। एक टाइम आएगा माइक्रोस्कोपिक आइज हो जाएगी, आंखों से ही सब दिख रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। लेकिन तुम मान लो ब्रेन यूज नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे ब्रेन बेकार होता चला जाएगा। ऐसा इनका कहना था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं है ना, हम कब से आइज यूज कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना अब एकदम हाई डेफिनेशन की आइज होगी हमारी, ऐसा तो No, नहीं, ma'am. राइट। तो इनका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का कॉन्सेप्ट था, इसी को हम पढ़ेंगे। हाँ बेटा बोल, डाउट है? ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन की अपनी थ्योरी विद द हेल्प ऑफ जिराफ। को बताएगा इन्होंने क्या बोला था? कुछ तो याद होगा। मैम इन्होंने बोला था कि हम जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। जिराफ में और कैसे बोला उन्होंने ये बात?
मैम जिराफ में बोला कि जो उसकी जो ट्रीज की लीफ होती है उसको खाने के लिए उसको अपनी गर्दन का यूज करना पड़ता है, इसलिए उसकी गर्दन लंबी होगी। हाँ, उन्होंने बोला क्योंकि बोल 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 बोल। क्योंकि मैम उसकी जो लीव्स हैं ट्री की वो हाइट पे होती है ना, तब। उन्होंने बोला जिराफ पहले डॉग जैसा था, चुचू चुचू सा था, है गुजरू गुजरू था, नीचे मजे से घास खाता था, लेकिन दिक्कत होगी घास की कमी होगी यार, घास तो बहुत लोग खा रहे हैं, कंपटीशन, ये कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी नेक को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया कि लीफ खा पाए। अब पेरेंट्स जिन्होंने कोशिश करी वो मर गए, लेकिन ये जो फीचर था ना नेक को ऊपर ऊपर एक्सटेंड करने, नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। उन्होंने भी देखा ना अपने माँ बाप को ऐसे करते, तो ये लोगों ने भी एक्सटेंड करने की कोशिश करी, तो इनके जीन लेवल पे म्यूटेशन होगी नेक की। अब नेक का साइज हर जनरेशन में धीरे धीरे बड़ा आने लग गया, और ऐसे करते 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 लंबी नेक वाले जिराफ एग्जिस्ट करते। तो कह रहे हैं कि जिस ऑर्गन को हम यूज करते हैं ना वो ऐसा मॉडिफाई होता है, और वो मॉडिफिकेशन अगली जनरेशन में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब तुम बैठो और मान लो कि तुम्हारे हर रोज आके मैं कान खींचू, है तुम्हारे बच्चों के भी लंबे काम हो गए, फिर उनके बच्चों के भी लंबे काम हो गए, और एक दिन हाथी जितने लंबे लंबे कान हो जाएंगे। ऐसा होता है? नो मैम। नो मैम। टेक्निकली तो हम नहीं मानते ना ऐसा होता, राइट? तो ये इनकी थ्योरी थी। अब इनकी थ्योरी गलत कहाँ हुई उसको देख लेते हैं। तो इनके पोस्टुलेट्स क्या थे? इन्होंने कहा मैं यहाँ पे इनके पोस्टुलेट लिखे हैं, मैं जिराफ का एग्जांपल सामने लेके समझाती हूँ, ठीक है? चलेगा? यो मैम। यस मैम। पर जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट देना मुझे प्लीज। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस Yes, मैम। थैंक यू बेटा। हम जल ग्रहण करने गए थे, गले की इच्छा हो रही थी जल को से छूने की। मैम कर लिया ग्रहण? ग्रहण कर लिया, अभी पास से रखा है, बीच बीच में हम इसे ग्रहण करते रहेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा जी। पोस्टुलेट देख लेते हैं जिराफ भैया की कहानी, क्या बोलना चाहते हैं, जिराफ से कंपेयर करके चलेंगे। ये बता दो स्पेलिंग ठीक है मेरी? पता नहीं मैम। ये था बच्चे का ऑनेस्ट रिप्लाई, करे मुझे खुद नहीं पता, आपको जिराफ लिखना जरीफा लिखना लिख दो, बस ये बता दो करना क्या है पेपर में। तो एक पोस्टुलेट लिखने हैं तुझे, यहाँ समझ ले तभी तेरे को पोस्टुलेट याद रहेंगे, क्योंकि रट्टा मार के अगर पेपर हो जाता सारा फिर तो मेरी क्लास में क्यों आता ना, खुद ही कर लेता है ना, लेकिन फिर भी आ रहा है तो सुन। तो इनका कहना था न्यू नीड अराइज इन अ पॉपुलेशन। देखो हमेशा याद रखना जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना पॉपुलेशन का है, तो जो भी इवोल्यूशन होगी वो पॉपुलेशन लेवल पे होगी, राइट? समझ आई ये बात? यो मैम। कि Yes, जाके ma'am. बाहर लटक गए, बोला अरे हम लंबे होंगे तो आने वाली जनरेशन लंबी होगी, ऐसा नहीं होगा। पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आज हम पढ़ना छोड़ देंगे तो आने वाली जनरेशन नहीं पढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा, है? तो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, कॉमेडी नहीं करनी। तो न्यू नीड अराइज इन पॉपुलेशन। जिराफ की पॉपुलेशन में नई नीड क्या थी? स्कार्सिटी ऑफ, कमी किसकी थी? फूड। फूड, फूड। फूड की कमी थी, है ना? तो न्यू नीड अराइज होगी, अपन नंबर 1 ही डाल देते हैं। तो क्या हुआ, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन होने लग गया। उन्होंने कहा बाकी सब दीजिए छोड़ो, है ना, दिल दिमाग को छोड़ो, गप्पे बाद में मार लेंगे, पहले नेक को एक्सटेंड करेंगे। तो किसका यूज ज्यादा होने लग गया? नेक। नेक। Neck. एक्सटेंशन ऑफ नेक करने लग गए वो। बेटा जहां समझना है मेरे को वहीं पे रोक देना, ठीक है? एक्सटेंशन ऑफ नेक हुई। अब यहाँ पर उन्होंने गलती क्या दी, कह रहे ये नेक एक्सटेंड हुई है ना, ये जो फीचर है ये फीचर अगली जनरेशन में चला गया। तो नेक्स्ट जनरेशन को फीचर चला गया। जनरेशन रिसीव अ जीन, ध्यान से सुनना, रिसीव अ जीन फॉर एक्सटेंडेड नेक। अगली जनरेशन लंबी नेक के साथ ही पैदा हो रही है, धीरे 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 हर जनरेशन में जा रहा है। कितना स्पेसिफिक है ना कि मैं अपनी नेक एक्सटेंड कर रही हूँ, वो जीन मॉडिफाई हो स्पेसिफिकली मेरे बच्चों में चला गया। यार जो हमारे यहाँ से जीन जाते हैं ना वो हमारे हाथ में नहीं होते, ये रैंडम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने बोले पक्का जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपने मियोसिस पढ़ा तो आपने देखा होगा कि रिकॉम्बिनेशन भी जो होता है वो रैंडम है,
कौन सी टांग किससे फ्यूज कर जाएगी क्रोमोसोम की, किसी को नहीं पता, राइट। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। इसकी वजह से क्या होगी, अब वेरिएशन आ गई। आपको मिलेंगे कुछ जिराफ जिन्होंने कोशिश करी थी ऊपर वाले लीफ को खाने के, तो वो कैसे थे, लॉन्ग नेक वाले। और कुछ जिराफ है जो नीचे खा रहे थे यार, सब थोड़ी कोशिश करेंगे, है ना, तो कुछ हो जाएंगे स्मॉल वाले। तो ये आगे वेरिएशन आएगी ना, अलग अलग वेरिएशन। तो जब वेरिएशन आ जाएगी उसके बाद देखो, जो नेचर में सर्वाइव कर सकता है, कौन सर्वाइव करेगा, जिसकी छोटी नेक है वो सिर्फ नीचे की घास खा सकता है, जिसकी बड़ी नेक है वो नीचे की घास भी खा पा रहा है और ऊपर की भी खा पा रहा है, तो फिर कौन सर्वाइव कर जाएगा, लंबी Long. नेक वाला। लॉन्ग नेक जिराफ सर्वाइव कर गए। पर अभी नई वैरायटी नहीं बन गई, पहले जो जिराफ थे छोटू नेक के थे, अब नई वैरायटी है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब होता है नई स्पीशीज का जन्म होना, दैट इज स्पीसिएशन। मुझे Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। सबसे गलती यही थी इनकी कि एक ऑर्गन को ज्यादा यूज करने से वो डेवलप हो जाएगा, बाकी डेवलप नहीं होगा। ये तो ठीक है, मैं मान सकती हूँ ना। आपने कभी शायद देखा होगा न्यूज में, एक बाबा है जिन्होंने अपनी बाजू यूज करनी बंद कर दी, तो अब उनकी बाजू काम करनी बंद कर दी है, देखा आपने? No, ma'am. No, ma'am. मैं दिखाती हूँ, रुको, ये तो बनता है, रुको एक सेकेंड। तो देखा मैंने ये देखो आगे स्क्रीन बंद करी ना मैं, पता नहीं क्या निकल गया, जब पता नहीं होता भैया इंटरनेट का। कभी कभी तो मुझे भी डरा देता है ये। चाइल्ड लॉक की जगह मेरे फोन में भी लॉक होना चाहिए। ये कुछ भी खुल जाता है। ये वाले बाबा दिख रहे, इन्होंने अपने हाथ को ऐसे ही रखा बहुत सालों से। अब इनका हाथ ऐसे ही हो गया परमानेंटली, ऊपर ही रहता है और इसमें कोई सेंसेशन नहीं है। तो इन्होंने इस ऑर्गन को डिसयूज कर दिया ना, तो ये तो सेडेंटरी हो गया, है ना। अब ये तो काम कर नहीं रहा। तो लिमाग जो कह रहे थे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बात सही थी। किसी चीज को ज्यादा यूज करेंगे तो डेवलप होती है। जैसे बॉडी बिल्डर देख लो, मसल की एक्सरसाइज करते, उसकी मसल मेरे से तो बेहतर बनती है ना, तुमसे बेहतर होगी ना। तो ये बात सही, Yes, ma'am. गड़बड़ तो हो गई थी ये इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर की। जो इन्होंने अपनी बाजू को ऐसे किया तो इनके बच्चे भी ऐसे ही हो, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर के बच्चे भी बॉडी बिल्डर हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर उनकी गलती होगी थी, वैसे उनकी बात थोड़ी सही थी। माइक बंद कर ले, क्या तू पढ़ा ले, कौन है यार, वंश, धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ लिमाग की गलती हो गई थी। तो लिमाग की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए विजमैन आए थे, बड़े वाइस थे। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने क्या किया, चूहा पकड़ा, वन, इसी काट दी पूंछ, है ना, और चूहिया की भी पूंछ काट दी इन्होंने। कह रहे चलो अब अगर इनका ये डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो गया ना, तुमने पूंछ काट के, उसी पूंछ के बिना वो सर्वाइव कर रहा है ना, तो उसने इस ऑर्गन को कम यूज करा। अगर तो लिमाग की थ्योरी सत्य है तो इनके बच्चों की भी पूंछ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब बेबी हुआ उसकी पूंछ हुई, इन्होंने इसकी पूंछ भी काट दी और जनरेशन लेके आए। इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट बहुत लंबी जनरेशन तक किया और उन्होंने देखा कि हर बार जो बच्चा पैदा होता है वो पूंछ के साथ पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि लिमाग की थ्योरी गलत है। ठीक है, मान लिया कोई ऑर्गन तुम यूज कर रहे हो वो ज्यादा डेवलप है, नहीं यूज कर रहे तो वो कम डेवलप है, लेकिन वो फीचर अगली जनरेशन में जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे लिमाग की थ्योरी, लिमाकिज्म डिसरिगार्ड हो, समझ आई? Yes, यो ma'am. किसने की थी? तो अगर लिमाकिज्म पे नोट आ गया, पहले तुम लिखोगे लिमाग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, थ्योरी का नाम, फिर आप उसके पोस्टुलेट्स लिखोगे, ठीक है, ये जो ये इंग्लिश में यहाँ बढ़िया से लिखे हैं। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि उनकी थ्योरी किसने रिजेक्ट करी, ठीक है, तब आपका आंसर खत्म होगा। ओके, Yo, Yes, ma'am. ma'am. चलो आज चलते हैं हम लोग किश्ती पे, HMS बीगल, ठीक है। टाइटैनिक देखिए, यो मैम। अपने पास Yes, पैसे, ma'am. अपने पास पैसे नहीं है, अपा बीगल पे जाएंगे, चलेगा? यो मैम। No. बहुत बढ़िया, नहीं चलेगा, घर बैठ। HMS बीगल पे गए, 5 सालों के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह उठा लेना। तो इन पे गए थे चार्ल्स डार्विन, नेचुरल एक्सप्लोरर थे और अपने साथ किताबें लेके गए थे, ठीक है, किताबें लेके गए थे पढ़ने के लिए। तो कोई ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे डिस्कवरी कर रहे, दिमाग में चल रही होती है वो चीज, तभी डिस्कवरी होती है ना। तो जब तुम दिमाग में सोचोगे नीट प्रिपरेशन करनी है या कुछ अच्छे कॉलेज में जाना है, तभी तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आएंगे, नए कॉलेज सर्च करोगे, नए कोर्सेज सर्च करोगे, अप्लाई करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो सोचना होता है उसके बारे में। अगर ऐसे बैठे रहोगे लास्ट की तरफ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाली बात हम डार्विन अंकल से अभी सीखेंगे। तो चार्ल्स डार्विन सब आंसर लिख के आ सकते हैं इसका, सबको थोड़ा थोड़ा डार्विन पता होता है, लेकिन नंबर सबको नहीं मिलते। तो तुमको नंबर कैसे मिलने मैं बता रही हूँ। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन, पहले पता होनी चाहिए थ्योरी इन्होंने दी है।
इन्होंने अपनी थ्योरी कैसे दी थी, अनाउंसमेंट नहीं करी थी, इन्होंने बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 और इसके अंदर इन्होंने अपनी थ्योरी लिखी थी, तब ये फेमस हुए। तो इनकी बुक का नाम फेमस है, डेट फेमस है, और किस पे ये वॉयज पे 5 सालों के लिए किस कश्ती पे गए थे, एचएमएस बीगल, जिस पे अपा जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ जब आंसर लिखोगे ना तो नंबर मिलेंगे, समझ आई? यो मैम। तो साथ वाला अगर तुमको बहुत आंसर लिखता हुआ दिखे ना, ऐसे घबराने का नहीं है, तुम सही बात लिख रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है ना, तो अपनी शीट पे फोकस करने का। चलो, इन्होंने किसको स्टडी किया, ये गैलोपेगस आइलैंड पे गए थे। गैलोपेगस आइलैंड एक आइलैंड का नाम नहीं है, गैलोपेगस आइलैंड का मतलब एक बड़ा सा आइलैंड था। टाइम के साथ आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, तो हर अर्थ इधर उधर मूव करती रहती है, ठीक है। तो गैलोपेगस आइलैंड में कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा आइलैंड था, तो छूट छूट के चौथू चौथू आइलैंड बन गया। लगभग 13 आइलैंड्स का ग्रुप है ये दिख रहा है आपको, ये है गैलोपेगस आइलैंड। तो वो यहाँ पे कश्ती से मस्त घूमे, कभी यहाँ कहाँ रुकते पे थे, सिचुएटेड है? हैं? कहाँ पे है? ये देखो, दिख नहीं रहा, इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वालिटी की साइड में। देखो। अबे तुमको इकोलॉजी याद है? इकोलॉजी में मैंने तुमको एक बार बताया था, मैं वहां से रिलेट करने वाली हूँ। एक बार बताया था मैंने तुम्हें कि बर्ड्स की स्पीशीज की हम बात कर रहे थे, तो हमने एक मैप बनाया था, बिल्कुल इक्वाडोर के पास से निकलते थे हम, न्यूयॉर्क गए थे, फिर हम लोग ग्रीनलैंड गए थे, फिर हार हूट के हम लोग इंडिया आ गए थे, याद है? यो मैम। Yes, मैम। अच्छा, सबसे ज्यादा बर्ड पॉपुलेशन कहाँ मिली थी बताना जरा, याद है तो? हाँ बताओ, क्या हो गया? नहीं पता ना? नो मैम। बहुत बढ़िया। एनीवेज, खुद देखना, मैं क्यों बताऊँ तुमको सब कुछ। तो देख बेटा, जो इक्वाडोर यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहीं पे इक्वाडोर के पास हम लोगों ने वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज भी पढ़ी थी कि इक्वाडोर पे ज्यादा मिलती है, इक्वेटर के पास पड़ जाता है ये, ठीक है, पैसिफिक ओशन के पास बेसिकली पड़ जाता है। तो ये कोलंबिया भी लगता है यहाँ पर, इक्वाडोर, वैसे ये आइलैंड देखने में तो मुझे इक्वाडोर के पास लग रहे हैं, तो आई थिंक ये इक्वाडोर के ही आइलैंड कहलाएंगे, राइट। ज्योग्राफिकली वैसे मैंने इतना सोचा नहीं, पैसिफिक ओशन में आई थिंक तो इक्वाडोर के पास पड़ेंगे। एनीवेज, तो इक्वाडोर में वहां से रिलेट कर रही थी कि यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट की स्पीशी आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है। इक्वाडोर फेमस है अपनी वैरायटी के लिए, तो वो हर जगह आइलैंड पे रुकते थे और एक्सप्लोर करते थे। उन्होंने टोर्टोइस पढ़े, एलिगेटर्स पढ़े, ठीक है। जिसको हम स्टडी करते हैं वो ब्लैक कलर की डक्स है, वो इतनी फेमस डक हो गई कि अब हम उनको डार्विन फिंचेस बुलाते हैं, ठीक है। तो इनको इन्होंने स्टडी किया था और इन्हीं के सैंपल ये लेकर आए थे। अब इनका काम जो था डार्विन का, वो 2 लोगों से इंस्पायर था। पहले उन 2 लोगों के बारे में जान ले। यो yes, मैम। तो डार्विन वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस एंड अल्फ्रेड वेलिस। ऐसे नहीं घूम रहे थे, ये किताबें पढ़ रहे थे और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ये भी सोच रहे थे, तभी इनका ध्यान गया डार्विन फिंचेस पे। अदरवाइज तुम्हारे सामने से इंपॉर्टेंट चीज चली जाए, तुमको पता भी ना चले। तो इन्होंने किसके वर्क पे कर रहे थे? थॉमस मैल्थस। अब थॉमस मैल्थस का थोड़ा सा काम एक्सप्लेन कर देते हैं। थॉमस मैल्थस ने बुक लिखी थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इनकी बुक का नाम है, जरूरी है याद करना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनकी बुक में इन्होंने क्या बोला है, बात करके देखते हैं। ही बिलीव दैट एनी स्पीशी, लेट्स से ए, हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। तो कोई स्पीशी अपने दिमाग में इमेजिन करो, इमेजिन करो, करी? कर दिया। यो मैम। नाम बताओ। ह्यूमन। होमो सेपियन सेपियन। यार तुम, यार कोई और बताओ यार। टाइगर। बेटा कोई ऐसी स्पीशी बता दो जिसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल थोड़ी थू सी हो। कॉकरोच। फ्रॉग। ड्रोसोफिला। फ्रॉग भी कर सकते हैं, ड्रोसोफिला भी। ड्रोसोफिला की 1 वीक की हो जाएगी, वो छोटा है वैसे, है ना, वो ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। फ्रॉग करते हैं, फ्रॉग थोड़ा यार समझ में आएगा। चलो, तो एनी स्पीशी लेट्स से ए हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। फ्रॉग के पास बढ़िया पोटेंशियल है, इसको जाके हम कौन सा कहते हैं, है ना, इसको तो अलाउड ही है। तो ये इसके पास फुल पोटेंशियल है बहुत सारे बच्चे पैदा करने की, है ना। लेकिन फिर भी तुम देखते हो कि हमारे आसपास जो फ्रॉग है, एक लिमिटेड कांस्टेंट अमाउंट इनका रहता है। ऐसा तो है नहीं ना घर से बाहर निकलो टर सारी जगह तुम्हारे को फ्रॉग ही दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, सीजनली बारिश के सीजन में आपको बहुत आवाजें आती है इनकी, तब इनका रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है। लेकिन देन काफी सारे फ्रॉग बच्चे पैदा करते हैं, एक बारी में कितने कर लेंगे? लेट्स से उसने 200 बच्चे पैदा कर लिए एक बारी में, ठीक है। लेकिन आप देखते हो ना कि 200 बच्चे पैदा हुए लेकिन सर्वाइव तो नहीं कर पाते ना सारे। नो मैम।
नहीं कर पाते ना। तो यही बात यहाँ देखते हैं कि लेट से एक स्पीशी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, फ्रॉग के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है बच्चे पैदा करने की, लेकिन स्टिल हमें नेचर में इनका लिमिटेड नंबर ही मिलता है। ऐसा तो नहीं है ना फ्रॉग ने दुनिया पे कब्जा कर लिया है। नो मैम। नो मैम। का कहना था ऐसा क्यों, है ना, ऐसे क्यों क्यों नहीं कर रही है राज सब पे। तो उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जब फ्रॉग ने अपने बच्चे दिए तो उनमें कंपटीशन हो गया। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे। अब आपने देखा ना कि जो फीमेल होते हैं मेल होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग में। तो आपने कभी देखा हो जहाँ पे खड़ा सा पानी होता है ना, थोड़ा गंदा पानी होता है, वहां पे आपको टैडपोल लावा मिलेगी। कभी देखा किसी ने? मैम। है ना। तो बेटे इतने से अगर ये पानी में है तो इनके पास रिसोर्सेज तो कम है ना, कम सी स्पेस है, राइट। तो रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड है तो कंपटीशन होगा। मैम। यस मैम। उस पानी में ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन होगा। दे विल आस्क फॉर ऑक्सीजन। अब पानी के अंदर वो रेस्पिरेशन कैसे करता है? अपनी स्किन से ही करता है। तो आसपास जो मछलियां है उस पानी से ही ऑक्सीजन ले रही है ना। और फाइटोप्लैंक्टन तो होते ही हैं, राइट। और ये टैडपोल भी उसी पानी से ऑक्सीजन ले रहा है। तो कंपटीशन हो गया इंटर स्पेसिफिक, मतलब टैडपोल का आपस में कंपटीशन है, और इंटर स्पेसिफिक उस पानी में रहने वाले और ऑर्गेनिज्म से कंपटीशन है। तो जब कंपटीशन आएगा तो वेरिएशन आएगी, कोई चीज तो आएगा ना, बदलाव यस आएगा। मैम। तो धीरे धीरे बदलाव आने लग जाता है। फ्रॉक में भी आता होगा ना टाइम के साथ वेरिएशन। जैसे आप देखते हो कि धीरे धीरे उसकी पूंछ कम होती चली जाती है और उसके हाथ पैर निकलने लगते हैं। तो पहले हाथ पैर निकलने स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ डिजॉल्व होने लगती है, क्योंकि पूंछ में फैट होता है। वही फैट को कंज्यूम कर करके वो अपने हाथों पैरों को एनर्जी देता है बढ़ने के लिए। आई डोंट नो तुमको ये बात पता है या नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से वेरिएशन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो जिन जिन फ्रॉग में ये टैडपोल में स्टार्ट हुआ है कि उनकी पूंछ कम होती जा रही है और हाथ पैर निकल रहे हैं, वो वाले फ्रॉग सर्वाइव कर जाएंगे। जिनमें ये प्रोसेस नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सही बात है ना। यस मैम। तो सर्वाइव करे वो अगली जनरेशन को भी तो यही जीन पास करेंगे ना कि आप अपनी पूंछ को कम करते जाओ और अपने हाथों पैरों को निकालते चले जाओ। तो ऐसे ऐसी वाली स्पीशी का सर्वाइवल ज्यादा हो जाएगा। तो हुआ क्या, थॉमस मैल्थस ने क्या किया, उन्होंने यही चीज एक्सप्लेन करी कि इवोल्यूशन कैसे होती है। कि जो नेचर है ना उसमें हम सब रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंपटीशन और मजबूरी में हमारे में वेरिएशन आती है। जो वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है उसकी पॉपुलेशन आपको नेचर में दिखेगी, जो सर्वाइव नहीं कर पाता वो मर जाता है। दिस इज इवोल्यूशन। समझ आई? यस। सच बताना समझ आ गई? सो गए? यस मैम। आ गई? अरे वाह। ठीक है, तो डार्विन ने इसमें क्या ऐड कर दिया उसकी बात करते हैं। डार्विन ने कुछ वर्ड ऐड कर दिया। एक्चुअली में थ्योरी काफी हद तक सेम है, बस कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ऐड हो गया। देखो थ्योरी डार्विन की बात करते हैं। डार्विन के गैलापागोस आइलैंड में तो उन्होंने देखा क्या था? तो कोई मुझे ये तो बता दो, डार्विन की कहानी तुमको पता है? कमाल होगी, है ना। अभी तो है, बहुत है। बताओ भाई। मैं नहीं बताऊंगी क्या डार्विन। पूछा आपने? डार्विन की स्टोरी बता, डार्विन ने क्या देखा था, क्या हुआ? तो जितना याद है वो बता। मैम उन्होंने देखा था कि एक ही आइलैंड पे डिफरेंट जगह पे अलग अलग टाइप की डार्विन फिंचेस है जिनकी बीक्स की साइज कम या ज्यादा है। कि बीक का साइज काफी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उन्होंने इससे एवोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप हुआ? मैम इससे पता लगा कि वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो उनको फूड मिलता है उसके हिसाब से उनकी बीक्स चेंज हो गई है, मॉडिफाई होती चली जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, डार्विन ने जब सारे आइलैंड एक्सप्लोर कर लिए ना, फिर वो सैंपल भी लेके गए थे फिंचेस का, बीक्स का। फिर उन्होंने दिखाया सबको। कह रहे कि सबसे पहले ना ऐसी बीक वाली फिंचेस थी। जब ये गैलापागोस आइलैंड बस एक ही आइलैंड होता था। ये कौन सी फिंच थी? जो खाती थी सीड। सीड होते हार्ड, इसको खाने के लिए उनकी जो चोंच है उसको तो मोटू होना पड़ेगा ना। अब कोई हार्ड सी चीज है उसको तुम कैसे तोड़ोगे? थोड़ा थोड़ा मार के तोड़ोगे कि ऐसी उंगलियों के बीच में क्रश कर लोगे? हैं, थोड़े ही मारोगे ना बेटा। तुम में से कोई बाहुबली है तो जी, आप में से कोई बाहुबली है तो कटप्पा को बुलाते हैं हम, हैं। उन्होंने कहा पहले तो ऐसी थी, फिर धीरे धीरे जब आइलैंड दूर दूर हुए तो हुआ क्या, मान लो इतना आइलैंड बचा है। अब इसमें जो सीड खाने वाली फिंचेस है वो तो ऐसी दिखती है, ऐसी बड़ी बड़ी वीक वाली। लेकिन इस आइलैंड में लिमिटेड सीड्स है। तो अब इस आइलैंड में इनको बहुत सारे इंसेक्ट्स भी दिख रहे हैं। अब इंसेक्ट खाने के लिए मोटू बीक नहीं चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट तो जमीन में घुस के रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो फिंचेस थी उन्होंने मॉडिफिकेशन करी और अपनी बीक को पतला कर लिया।
अब पतली बीक तो मिट्टी में डाली जा सकती है ना, और खींचा जा सकता है इंसेक्ट्स को, तो बीक मॉडिफाई हो गई। ठीक है, ऐसे ही हर आइलैंड में, क्योंकि कंडीशन अलग अलग थी, रिसोर्सेस कम थे ना, तो रोटी जैसी थी वैसी उनमें इवोल्यूशन होगी। तो डार्विन ने कहा कि पहले सारी फिंचेस ऐसी दिखती थी, लेकिन टाइम के साथ खाने की कमी से जो फिंचेस थी उनकी बीक का साइज डिफरेंट डिफरेंट होने लग गया। दिस इज एन इवोल्यूशन। उन्होंने कहा अब देखो, जो पतली बीक वाली थी ना, पतली बीक वाली इस आइलैंड पे रहती है, लेट्स से आइलैंड नंबर ए, पतली बीक वाली अब सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि उसको तो बहुत सारा खाना मिल रहा है। जो सीड वाली थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, तो ए आइलैंड पे मुझे पतली बीक वाली मिल रही है। अब टाइम आया होगा ना कि मैं यहाँ बनाती हूँ, ध्यान से देखना यार, और मेरे को बताना अगर तुमको समझ आया या नहीं आया तो बता देना यार, कोई बात नहीं, तुम्हारे समझाने में। दो है, ठीक है, दोनों यहाँ रहती है। कमी किसकी है? सीड की। और इंसेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखोगे किसकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखेगी आपको, सीड वाली या पतली बीक वाली? पतली बीक पतली वाली। बीक हाँ, वाली। है ना। तो धीरे धीरे बड़ी सीड वाली पॉपुलेशन आपको कम दिखने लगी, क्योंकि यार जब उनको खाना नहीं मिल रहा, रिप्रोडक्शन का आएगा, कहाँ से बच्चे पैदा करेंगे, खुद को रोटी नहीं मिल रही। लेकिन पतली बीक वाले को रोटी मिल रही थी, तो उसने अच्छे से रिप्रोडक्शन करी, बहुत सारे बच्चे हुए उनके। तो अब आपको अल्टीमेटली उस आइलैंड पे जब डार्विन गया, तो डार्विन को सिर्फ पतली बीक वाली मिली। लेकिन जब वो आइलैंड नंबर बी पे गया, तो वहां पे उसको ऐसी वाली मिली जिसकी चोंच थोड़ी तीखी सी थी। इसका खाने का हैबिट अलग था। तो उसने कहा कि इनिशियली सबके पास बीक ऐसी थी सीड खाने वाली, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इसलिए मुझे अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग टाइप की स्पीशीज दिखाई दे रही है। इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ऑर्गेनिज्म भी चेंज होता है। फिर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है ना नेचर में, वो बच्चे पैदा करता है, और फिर एट द एंड आपको वही पॉपुलेशन दिखती है जो बच्चे पैदा कर सकती है, बाकी सारे तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो मतलब आज जो मैं बाहर पेड़ देख रही हूँ, इन बहुत तरीके के पेड़ होंगे, सिर्फ वो वाले पेड़ मुझे बाहर दिख रहे हैं, आम कह लो, आम का वही पेड़ बाहर दिख रहा है मुझे जो बाकियों से कंपटीशन में जीत कर आया है, ये आज तक सर्वाइव कर रहा है, और बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए। दिस इज नॉन एज इवोल्यूशन। समझ आया? यस मैम। वैक्सीन कुछ ऐसे ही कह रहा था, ये भी कुछ ऐसे कह रहे थे, इन्होंने कुछ वर्ड ऐड कर दिए, आपको वर्ड आने चाहिए। तो बेटा अगर वेलेस लिखोगे, अगर आपसे नेचुरल सिलेक्शन पूरा पूछ रहा है 5 नंबर में, तो आप बताओगे कि डार्विन का वर्क थॉमस मेलिस और अल्फ्रेड वेलेस से इंस्पायर था। लेकिन अगर आप मेल्थियस के बारे में लिख रहे हो, तो उनके पोस्टुलेट लिखोगे और डार्विन के पोस्टुलेट लिखोगे, और डार्विन के पोस्टुलेट में आप क्या ऐड करोगे? देखो, उन्होंने कहा कि वही है, जरूरत है, माहौल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत है, तो उसमें चेंज आएगा। अब जो भी इंडिविजुअल के पास बेनिफिशियल वेरिएशन है, जैसे बीक का पतला हो जाना था, है ना, वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर गया। अगर वो सर्वाइव कर गया, तो मैं कहूंगी इसका हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। व्हाट इज फिटेस्ट? इकोलॉजी में फिटेस्ट का मतलब है हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। हाँ, सेक्सुअली फिट, है ना। सेक्सुअली फिट का मतलब है कैन डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको कहते हैं फिटेस्ट। नेचर इसी को कहती है। तो बोल रहे कोई डॉग की वैरायटी फिटेस्ट है, इकोलॉजी के टर्म में है कि वो डॉग की वैरायटी रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो वो फिट है, इररिस्पेक्टिव वो दिखती कैसी है। ठीक है। तो डार्विन ने कहा कि जो इंडिविजुअल के पास बेनिफिशियल वेरिएशन आ गई, बढ़िया वेरिएशन आ गई, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, उसके साथ सर्वाइव हो गया वो। अगर वो फिटेस्ट है तो बच्चे प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा बच्चे यूज करेगा तो वही स्प्रेड हो जाएगा नेचर में, और जो नेचर में स्प्रेड हो गया और नेचर उसे मान नहीं रही, तो हम कहेंगे अल्टीमेटली नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अब कंफ्यूजन आती है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? कोई बता सकता है क्या मतलब है इनका अपनी भाषा में, ताकि मुझे पता चले तुम्हें क्या पता है मैं क्या बोल रही हूँ। हर्ष, राजकुमारी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जिसकी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हो, मतलब जिसकी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगी उसको नेचर सिलेक्ट करेगी। और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी जिसकी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगी। जब तू बोल रहे नेचर सिलेक्ट करेगी, उसका मतलब क्या है? मैं बोल रही हूँ नीट तेरे को सिलेक्ट करेगा, तो मैं बोल रही हूँ ना कि तेरे रैंक को एक्सेप्ट करके तुझे एडमिशन दे रहा है, तो नेचर सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? नेचर से मतलब क्या है? लिविंग है कोई चीज? मैम जैसे कोई एनिमल है तो मतलब वो नेचर के अकॉर्डिंग मतलब खुद को मतलब वहाँ नेचर में रख पाता है जीवित, या फिर जैसे कई बार होता है कि कई एनिमल होते हैं तो वो मतलब नेचर की वजह से ठंड कोल्ड होता है या कुछ भी, तो उसकी वजह से वो मर जाते हैं,
लेकिन जो उसमें सरवाइव कर जाते हैं नेचुरल कंडीशन में उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। गुड, शाबाश। नेचर सिलेक्शन का मतलब है दरवाजा खोल के बाहर देखो, तुम्हारे आसपास सारी नेचर है, ठीक है। अब ये नेचर पेड़ को रहने दे रही है तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। ये नेचर तुमको रहने दे रही है ना, तुम अपने घरों में रह रहे हो, खा रहे हो, जी रहे हो, पढ़ रहे हो, तो नेचर ने तुमको परमिशन दी है। अगर आज नेचर बिगड़ जाए है और नेचर अब डिसाइड कर ले कि मैं हर रोज तूफान लाऊंगी, क्या तुम्हारे घर में इंटरनेट आएगा? नो मैम। तुम पढ़ पाओगे? नो अबे नहीं मैम। पढ़ पाओगे यार, तुम्हारे को कोई रिसोर्सेज ही नहीं पहुंच पाएगा ना अगर हर टाइम तूफान लेगा। तो नेचर नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर तुमको परमिशन दे रही है कि रह लो मेरे घर में, ठीक है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो सर्वाइव करेगा, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसी को नेचर अलाउड करती है कि तू रह ले, है ना, क्योंकि एक इंसान को अलाउड करेगी उसकी पूरी पॉपुलेशन को अलाउड करेगी तो ज्यादा सर्वाइव करेंगे ना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है किसी के पास पोटेंशियल है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर अलाउ कर रही है कि तुम रह लो। तो जब भी तुम अपने पोस्टुलेट्स लिखोगे नेचुरल सिलेक्शन लास्ट में लिखना, समझ आई, एंड में होगी नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर? यस यो मैम। एल्फ्रेड रसल वेलेस थे, उन्होंने भी मलाया आर्किपेलागी, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था, इनको स्टडी किया था पैसिफिक ओशन में, ठीक है। ये इनका भी कंक्लूजन डार्विन जैसे ही था। फिर डार्विन क्यों इतने फेमस है? क्योंकि डार्विन एक्चुअल में सैंपल लेकर आए ना, उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन होते सब कह रहे हैं, वो लेकर आए बीक्स का, देख के देखो ये सारी सेम वेराइटी है लेकिन अलग अलग बीक है, टाइम के साथ इनमें मॉडिफिकेशन हुई है, तो उन्होंने प्रूव दिया था, इसलिए वो फेमस है। अब देखो डार्विन ने जिराफ की स्टोरी कैसे समझाई। उन्होंने कहा देखो जिराफ सच में कभी थे जो डॉग जैसे थे, छोटू छोटू, लेकिन कुछ जिराफ बड़ी हाइट के भी थे नेचर में ही सिलेक्शन। नेचर में अब देखो ना अलग अलग तरीके के ह्यूमन भी तो दिखते हैं, टॉल भी दिखते हैं आपको, ड्वार्फ भी दिखते हैं। तो उन्होंने कहा वैसे लंबे जिराफ भी थे, छोटे जिराफ भी थे। जो छोटे वाले जिराफ थे ना उनको खाने की कमी होगी इसलिए वो मर गए, लेकिन जो बड़े वाले जिराफ थे वो थे हमारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनका सर्वाइवल हो गया क्योंकि वो थे फिट, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, तो वो रिप्रोड्यूस करते रहे, इसलिए आज तुमको ये लंबे वाले जिराफ दिखते हैं क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ इनके साथ, मतलब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन छोड़ गए। लेकिन छोटे वाले जिराफ हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो सारे मर चुके हैं, ऐसे इवोल्यूशन होता है। इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, समझ आई? यो मैम। यस मैम इनकी थ्योरी को थोड़ा ज्यादा बिलीव किया जाता है, क्लियर सबको? यस मैम। यस मैं तुमको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप की होती है। नेचर, जो बाहरी नेचर बैठी है किस चीज को सिलेक्ट करेगी, ये कहती है चलो 3 में से एक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा 3 फीचर पढ़ेंगे, ग्राफ के फॉर्म में पढ़ेंगे। कह रहे 3 फीचर है, हाइट लेते हैं, इजी होता है ना हाइट समझना। देखो कहते इंसान है ना, इंसान, तो इंसान के पास 3 तरीके की मेन हाइट है। एक होते हैं इंसान जो छुटकू होते हैं, ड्वार्फ, है ना, ड्वार्फिज्म पढ़ी थी हमने, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, किसकी हाइपोसिक्रीशन से होती है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, है ना। उन्होंने कहा और एक होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं, जायजेंटिज्म, किसकी हाइपर सिक्रीशन से होती है? ग्रोथ हार्मोन। हार्मोन, हाँ। और कुछ होते मीडियम हाइट के होते हैं, है ना। 3 फीचर है, तीनों फीचर हाइट के। बात कर रहे हैं नेचर किसको सिलेक्ट करेगी, तो देखो नेचर की मर्जी है, नेचर किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है। हो सकता है वो कई सारे इंडिविजुअल डॉर्फ बनो, हो सकता है वो कई सारे इंडिविजुअल टॉल बनो, हो सकता है वो कई सारे इंडिविजुअल मीडियम बनो, या हो सकता है वो कह दे कि आधे इंडिविजुअल 50 टॉल बन जाओ और 50 डॉर्फ बन जाओ, कोई मीडियम मत बनो, कह सकती है ना नेचर, तो नेचर की मर्जी, है ना। नेचर जिसको रिप्रोड्यूस करने की परमिशन दे देगी वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैसा तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। एक होती है स्टेबलाइजिंग, एक होती है डायरेक्शनल, और एक होती है डिस्ट्रक्टिव। अगर स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है तो मेरे को बताओ तुमने सीसॉ देखा है? यो मैम। यस मैम। यो मैम। ठीक है। अब अलग अलग वेट के इंडिविजुअल है, मैं चाहती हूँ ये बैलेंस हो जाए, एक तरफ को ना गिरे, तो मैं 2 इंडिविजुअल को कहाँ बिठाऊं? सेंटर। बीच में। बीच में बिठा दो। अगर बीच में बिठाओगे तो स्टेबलाइजेशन हो जाएगी ना। यो यस मैम। स्टेबलाइजिंग डायरेक्शन नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, मैं ग्राफ बना रही हूँ, हम हमेशा जनरली ग्राफ तो ऐसे ही बनाएंगे, यू शेप, पैराबोला टाइप का। ये हमारी नेचुरल सिलेक्शन, अरे जो भी कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज व्हेन नेचर select a
मीडियम जो सेंटर वाला है फीचर, अगर वो मीडियम फीचर को सिलेक्ट कर ले तो हम उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बेबी आपने सुना है, जब पैदा होते हैं तो उनको मेजर करा जाता है, वेट किया जाता है उनका। फिर आप सुनते हो कि यो-यो किसी का बच्चा अंडरवेट हुआ था, किसी का बच्चा ओवरवेट हुआ था, सुना है कभी? Yo-yo Yes, मैम। बड़ा नॉर्मल सा है ना। अंडरवेट ओवरवेट मतलब कोई वेट तो फिक्स होगा ना। तो जनरली एक हेल्दी ह्यूमन बेबी का वेट क्या होता है? 3 kg। है 2 kg। 2.5 टू 4 केजी तक का होता है। तो 2.5 टू 3.5 करते हैं, है ना? लगभग 2.5 टू 3.5 केजी। इंडियन है बेटा, अगर अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, कनेडियन है, तकरीबन जो बच्चे का वेट होता है वो 2.5 टू 3.5 केजी होता है। तुम समझ रहे हो? पूरी दुनिया में इंसान के बच्चे का वेट सिर्फ इतना है, इतने ही वेट का होना चाहिए। अगर मैं इसको लिख दूं, क्या लिख लूं मैं लिख लूं मीडियम वेट है इसका 2.5 केजी, ठीक है, कम वेट है इसका 1 केजी, और ज्यादा वेट है इसका लेट्स से 5 केजी। तो नेचर ने पता क्या किया होगा? नेचर ने 1 किलो के बच्चे भी बनाए होंगे, नेचर ने 5 किलो के बच्चे भी बनाए होंगे, नेचर ने 2.5 केजी के भी बच्चे बनाए। अगर कोई बच्चा बहुत भारी है तो उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा है ना? Yes, ma'am. तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, चौक होने के चांसेस ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादा, अभी भी थोड़े देखो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता ना, तो अलग अलग वेट के बच्चे पैदा होते हैं। तो जिसका हैवी वेट है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं बना पाएगा अपनी। जिसका वेट कम है वो अंडर न्यूट्रिशन है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा कम है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी पॉपुलेशन भी एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें से फिटेस्ट कौन सा बच्चा होगा? 2.5 के। हाँ, kg। तो 2.5 के जो पूरी दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बड़े होके आगे भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी आगे 2.5 केजी की जा रही है। तो कभी ना नेचर में ये हर वेट के बच्चे पैदा होते होंगे, लेकिन देखा गया कि जो 2.5 केजी वाले बच्चे थे ना उनका सर्वाइवल ज्यादा था। इसलिए हम सब जो सर्वाइव कर रहे हैं तकरीबन सब मीडियम वेट वाले बच्चे हैं हम, जो सर्वाइव कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, इस केस में नेचुरल सिलेक्शन हुई और नेचर ने सिलेक्ट करा कि जो बच्चे 2.5 केजी के होंगे ना उनका सर्वाइवल ज्यादा है। इसलिए जेनेटिकली फिक्स है कि ह्यूमन बेबी अराउंड 2.5 केजी के ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसी अब इसमें क्या हुआ, बीच का कैरेक्टर डिसाइड कर लिया गया ना, सिलेक्ट हुआ है, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा सेंटर की तरफ ऊपर जाता हो। तो पीक आपको सेंटर में मिलेगी, दो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स की तरफ नहीं मिलती है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। समझ आई? Yes मैम। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का मतलब आप सेंटर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करो, तो पीक आपको क्या मिलेगी, पीक एट सेंटर। सेंटर में आपको हाई पीक मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? Yo-yo मैम। Yes, ma'am. अब आते हैं डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। दिशा। एक तरफ, एक दिशा, राइट। तो यानी कि कोई दो कोने की वैल्यू को ना, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ में जो बेटा ये कोने की वैल्यू है ना, ये वाली इनको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्शनल का मतलब है किसी एक दिशा में मूव कर जाना। तो अपन इसको बनाते हैं, पहले हम कहते हैं कि वैसे तो ग्राफ बनना था मेरा ऐसा, ट्रू, लेकिन अब मेरा ग्राफ मूव कर रहा है कौन सी दिशा में, लेफ्ट या राइट, देख लेते हैं। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म। आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन कौन से टाइप की होती है। तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स वन, ध्यान से लिखना इसको, वन एक्सट्रीम वैल्यू, वन एक्सट्रीम वैल्यू। तो इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म में क्या होता था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी? White purple moth. मौत वाला एग्जांपल पूछिए। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मौत ज्यादा थे, तो लेट्स से ये फीचर मेरा व्हाइट है और ये फीचर मेरा डार्क है, और ये मेरे मीडियम कलर वाले बावले कभी होते होंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट वाले ज्यादा थे, तो आपको पॉपुलेशन का ग्राफ ऐसे दिखेगा, है ना, इस डायरेक्शन में ज्यादा मिलेंगे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा क्या हिसाब किताब था? डार्क। Dark color moth साथ। डार्क कलर के ज्यादा थे, तो आपको अब ग्राफ ऐसे मिल रहा है ना, डार्क वाले Yes, की तरफ ज्यादा है। तो हमेशा नेचर ना एक तरफ को शिफ्ट होती है, तो ऐसी नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शनल। नेचर ऐसा भी कर सकती है कि किसी टाइम पे वो एक तरीके की पॉपुलेशन को सपोर्ट करे, किसी टाइम पे दूसरे वालों को सपोर्ट कर रही है, राइट, जिसे कहते हैं डायरेक्शनल। समझ आई? Yes मैम। Yes, ma'am.
लास्ट सारी डिस्ट्रप्टिव तहत बना दो। इसका सबसे अच्छा क्या, 1 मिनट मैं लिख देती हूँ इस पे, पीक टुवर्ड्स वन एक्सट्रीम वैल्यू, किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ पे आपको पीक मिलेगी ग्राफ की। अब डिस्ट्रप्टिव क्या होती है, दिस इज द ओनली वन जहां पर आपको कितनी पीक मिलती है, 2 पीक्स, 2 पीक्स एट बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज पे 2 पीक मिलेगी। Okay. ये आपको ना एनिमल्स में ज्यादा मिलेंगे, कीड़े वीड़ों में, इंसेक्ट्स में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसका आपको कोई एग्जांपल तो नहीं है, लेट्स से हम बना लेते हैं एग्जांपल। लेट्स से लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड तो आपने देखी होगी, चोतू सी, लेडी बीटल, यस मैम। चोतू। देखो अगर उनकी हाइट बहुत छोटू है तो वो पत्तों में छुप जाती है, अगर उनकी हाइट बहुत बड़ी थी तो वो झाड़ियों में जाकर छुप गई। लेकिन अगर वो मीडियम हाइट की है ना तो उनका सर्वाइवल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो स्पॉट हो जाती है, फिर उनको मार दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा कि 2 एक्सट्रीम वैल्यू को प्रेफर किया जा रहा है। तो मैं ग्राफ बना रही हूँ, एक एक्सट्रीम वैल्यू है ये छोटी हाइट, एक एक्सट्रीम वैल्यू है ये बड़ी हाइट, और मीडियम हाइट वाली बीच में है। तो आपको मौत मिल रही है जिसकी एक्सट्रीम हाइट हो, और आपको मौत मिल रही है जिसकी वो छोटी हाइट हो, बीच वाली नहीं मिल रही। तो ग्राफ को नीचे ले जाओ। सो दिस इज नॉन एज डिस्ट्रप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। रफ है, हाथ से बनाया तो उतना एक्यूरेट नहीं बना, समझ आई? यस मैम। तो 2 पीक वैल्यू जब आपको मिलती है तब हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो किसी भी तरीके की नेचुरल सिलेक्शन हो सकती है। इस पे लॉन्ग अगर नेचुरल सिलेक्शन आया ना बेटा, 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन मेंशन करके आना और ग्राफ बना के आना, नंबर नहीं कटेंगे, फुल है। ये देखो ये तीनों मेंशन है, ध्यान से देखना। इसमें 2 पीक है तो ये डेफिनेटली डिस्ट्रप्टिव है। डायरेक्शनल में देखो ये सेंटर है तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये देखो इनिशियल नंबर, सेंटर से एक तरफ खिसक गया तो डायरेक्शनल है। सेंटर में था और सेंटर में इसकी हाइट थोड़ी लंबी होगी तो ये कैसा है हमारा, स्टेबलाइजिंग है, राइट। तो ग्राफ को ध्यान से बनाना, क्लियर? यो मैम। यस। अब मैं लास्ट बता देती हूँ, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। तो एक बार मुझे बता दो, सबसे पहले कौन सा पढ़ा आपने, रिकॉल कराओ, कौन सी थ्योरी सबसे पहले पढ़ी? स्पेशल क्रिएशन। अबे ओ आज लेमार्किज्म। लेमार्किज्म की मेन लाइन क्या थी जहां वो गलत हो गए थे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनकी थ्योरी एक और नाम से जानी जाती है, थ्योरी का नाम यूज एंड डिसयूज ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ। यस, उसके बाद आए हमारे विजमैन, विजमैन इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था, है ना। फिर आए हमारे पास डार्विन। डार्विन किनके 2 काम से इंस्पायर्ड थे? थॉमस मैल्थस एंड अल्फ्रेड वेलिस। मैल्थस की तो हमने पूरी हिस्ट्री भी पढ़ी, है ना। तो डार्विन ने 2 चीजें मेन बोली थी, वो थी नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, शाबाश। उसके बाद 3 टाइप की नेचुरल सिलेक्शन पढ़ी हमने, कौन कौन सी? स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। 2 पीक वाला ग्राफ किसमें बनता है? डिसरप्टिव। बढ़िया। अब मैं लास्ट हुगो दी विरीज बता रही हूँ। देखो हुगो दी विरीज वही थे जिन्होंने मेंडल का काम डिस्कवर करा था। 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था ना, तीनों के नाम बता। बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। शमार्क, डी विरीज, हाँ, हुगो दी विरीज, शमार्क एंड कार्ल कॉलिंस। ठीक है, ये हुआ था 1901 में, रीडिस्कवर किया। तो उन्हीं हुगो दी विरीज की बात कर रही हूँ। इन्होंने भी एक थ्योरी दी इवोल्यूशन की। इन्होंने कहा, ये डार्विन की बात से डिसएग्री करती थी। इन्होंने कहा डार्विन कहते हैं इवोल्यूशन होगा, स्लो होगा ना, बहुत सालों तक चलेगा, तब आपको नई स्पीशी मिलेगी। इनका कहना था इवोल्यूशन होगा लेकिन फास्ट होगा। आज हुआ पॉपुलेशन में, कल तुमको दिख जाएगा। इवोल्यूशन फास्ट होता, डार्विन कहता था स्लो होते थे। और ह्यूगो दी विरीज मानते नहीं थे डार्विन की बात, तो उन्होंने बिल्कुल उनकी बात को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। इन्होंने दी थी म्यूटेशन थ्योरी। बट इस म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने कहा
कि देखो ये सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोसोम पड़ा है, मान लो यूवी रेडिएशंस पड़ी और इस क्रोमोसोम में चेंज आ गया, ठीक है, ये इनएक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, मान लो इनएक्टिव हो गया, इसमें कुछ भी चेंज आ गया, तो अब इसने एक्सप्रेशन अपना चेंज कर लिया ना जीन ने, तो जो भी एक्सप्रेशन जीन चेंज करेगा वैसे तो ऑर्गेनिज्म भी तो अलग दिखने लग जाएगा ना। तो उन्होंने कहा ये जो चेंज आता है ना सडन, इसको कहते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होती है। उन्होंने कहा सिर्फ म्यूटेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इनकी बात सही है, अगर यूवी रेडिएशन पढ़ के हमारी जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन करते चले जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम सब में म्यूटेशन होए और हमें इवोल्यूशन हो जाए, ठीक है। अगर प्रॉफिटेबल होगी तो हमें इवोल्यूशन हो जाएगी, नहीं प्रॉफिटेबल होगी तो अलग बात है, मर जाएंगे, राइट। तो इनकी बात तो सही थी, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये थी, इन्होंने कहा था सिर्फ म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्विन की बात भी सही थी कि धीरे धीरे समय के साथ भी म्यूटेशन इवोल्यूशन होती है। तो ह्यूगो डी वेरीज का कॉन्सेप्ट था कि सडनली म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से आपको नई नई स्पीशी देखने को मिलेगी। मतलब तो बाहर देख रहे हो ना जो वैरायटी, चावलों की, मैंगो की या डॉग की वैरायटी देख लो, वो कह रहे हैं कि सिर्फ म्यूटेशन की वजह से हुई है, पर ऐसा है नो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज भी हुए है ना प्लांट्स, एनिमल्स, राइट। तो यहाँ पर ये गलत हो गए थे, पर इनकी थ्योरी म्यूटेशन थ्योरी के नाम से जाती है, दैट इवोल्यूशन इज ड्यू टू म्यूटेशन, और ये हमेशा सडन होती है, ठीक है। याद ये रखना कि ये जिस प्लांट पे वर्क कर रहे थे ना वो था ओइनोथेरा लिमार्कियाना। अब लिमार्कियाना से लिमार्किज्म याद आता है, लेकिन लिमार्किज्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। लिमार्किज्म में जिराफ का एग्जाम्पल था, लिमार्कियाना एक प्लांट है जिसके ऊपर ह्यूगो डी वेरीज वर्क कर रहे थे 1901 में, राइट। तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस सकता है, ठीक है। यस क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आ गया तो कैसे लिखोगे। इन्होंने कहा सडन चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, उस सडन चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। ओनली म्यूटेशन लीड्स टू स्पीसीएशन, यहाँ ये गलत है, ओनली म्यूटेशन लीड्स टू स्पीसीएशन नहीं है। डार्विन की बात भी सही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्पीसीएशन भी होती है। इन्होंने कहा ये जो चेंजेस होते हैं रैंडम है, रैंडमली म्यूटेशन हो सकते हैं ना किसी में, और आगे की जनरेशन में चली जाएगी। अब सडनली म्यूटेशन होगी और वो आगे चली जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप म्यूटेशन हुई। सिंगल स्टेप जैसे यूवी रेडिएशन इसमें पड़ी, देख इसमें पड़ी, तो ये सिंगल स्टेप है, यूवी रेडिएशन बनी और ये जीन हो गया मेरा इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया तो पूरी बॉडी बदल गई, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसकी वजह से स्पीसीएशन होती है। ये इनकी लाइन है, अगर तुम्हें ह्यूगो डी वेरीज का कॉन्सेप्ट आएगा तो थ्योरी में ये लिख कर आना, ओके। मैं उन्हीं को अंडरलाइन कर रही हूँ जो तुमको याद रखना है, क्लियर। यो मैम। यस इतनी सी बात थी इनकी और कुछ नहीं, सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। अब आओगे मैं तुमको साइंटिफिक वर्ड वाला वो प्रेजेंटेशन कराऊंगी, ठीक है। यो मैम।